हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भारतीय संविधान की सीरीज़ में अब तक उपराष्ट्रपति पद के बारे में पढ़ लिया था। तो हमने भारतीय संविधान की शुरुआत प्रमुख शब्दावली से की थी। उसके बाद में हमने भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हम भारतीय संविधान में जो अनुसूची सम्मिलित की गई है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रस्तावना के बारे में देखा था। फिर हमने भारतीय संविधान में कार्यपालिका को पढ़ना प्रारंभ किया था। कार्यपालिका जो दो चरणों पर कार्य करती है, एक संघ कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। फिर संघ कार्यपालिका के प्रधान है, जो प्रमुख है, राष्ट्रपति, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर राज्यपाल, फिर उपराष्ट्रपति। आज हम प्रधानमंत्री से शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए आज की हेडिंग लगाइए, भारतीय संविधान में अगला पद प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप के तौर पर यह बताना चाहूँगा कि हमने कहा था कि हम सबसे पहले कार्यपालिका की शुरुआत करेंगे। कार्यपालिका जो दो चरणों पर कार्य करती है, एक संघ कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। एक संघ कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका में सबसे पहला पद होता है, प्रमुख पद होता है राष्ट्रपति का। उसी के समकक्ष राज्य में जो पद होता है वह होता है राज्यपाल का। जो राज्य में पद होता है वह होता है राज्यपाल का। उसके बाद में जो संघ में होता है पद वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के समकक्ष कार्यपालिका राज्य में किसी भी प्रकार का पद नहीं होता। फिर संघ में जो पद होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो आज हम कार्यपालिका में प्रधानमंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के बाद हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री पद के बारे में। तो प्रधानमंत्री में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको राष्ट्रपति में सबसे पहला पॉइंट लिखाया था कि कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर यही बात पूछी जाए कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले पॉइंट लगाइए, वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर वही बात करें नाम मात्र पद की, नाम मात्र प्रमुख की, तो नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? नाम मात्र प्रमुख होता है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अब सेकंड पॉइंट लगाइए। अब मैं प्रधानमंत्री की जगह सीधा बस यही वर्ड लिखूंगा, पीएम। तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को पीएम नियुक्त करता है। तो लिखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त पार्टी के नेता को, पार्टी के सदस्य को पीएम नियुक्त करता है। पीएम नियुक्त करता है। देखो, वर्तमान में लोकसभा में 545 सीट है। अब 545 में से राष्ट्रपति किस पार्टी के प्रमुख को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? जिस पार्टी के पास 545/2 + 1 यह बहुमत होगा, उसके प्रधान को पीएम नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब मान लीजिए एक पार्टी है जिसने ये बहुमत प्राप्त कर लिया, उसमें किस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो मान लीजिए उन्होंने ए व्यक्ति को पीएम नियुक्त किया है, राष्ट्रपति जी ने ए व्यक्ति को पीएम नियुक्त किया है। तो मूल संविधान में लिखा हुआ था कि नियुक्ति से पहले
बहुमत साबित करना होगा। बहुमत साबित करना होगा यानी कि जो व्यक्ति अपना बहुमत साबित करेगा उसी व्यक्ति को पीएम नियुक्त किया जाएगा। समझ रहे आप, ये बात लिखी हुई थी मूल संविधान में। लेकिन 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जरूरी नहीं है कि वो पहले बहुमत साबित करे। यानी कि यहाँ लिख सकते आप, पहले बहुमत साबित करना कंपलसरी नहीं था, पहले बहुमत साबित करना जरूरी नहीं था। यानी कि अगर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को पीएम नियुक्त करता है तो वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपना बहुमत साबित करे, समय सीमा में बहुमत साबित करे। लेकिन वही 1997 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पीएम नियुक्त करता है तो 6 माह में, अगले 6 माह में उसे एक सदन की सदस्यता अगर नहीं है तो, यानी कि वो या लोकसभा का या राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो उनमें से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। तो अगले 6 माह में उसे एक सदन की सदस्यता एवं अपना बहुमत साबित करना होगा, एवं अपना बहुमत साबित करना होगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो यानी कि मूल संविधान में लिखा हुआ था कि लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन 98 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप पहले बहुमत साबित करें, आपको एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी, उस समय सीमा के अंदर आप अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। वहीं 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 6 माह में उसे एक सदन की सदस्यता एवं अपना बहुमत साबित करना होगा। अब जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसे शपथ दिलाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। जो किसकी शपथ दिलवाता है? प्रभुता प्लस अखंडता, देश की प्रभुता प्लस अखंडता की शपथ दिलाता है, एवं श्रद्धा प्लस निष्ठा, श्रद्धा प्लस निष्ठा की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एवं जब तक बहुमत हो, जब तक लोकसभा में बहुमत है या बहुमत हो तब तक पद पर बना रहेगा। तो यहाँ आपके दिमाग में क्यों सुनाता है कि हम तो ऐसा सुनते हैं कि प्रधानमंत्री के पद का कार्यकाल 5 साल का होता है, वो कैसे? तो देखिए क्या बात हुई है कि लोकसभा में जब तक बहुमत हो, तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो यानी कि उसका बहुमत 5 साल तक बना रहेगा। तो एक जेन्युइन सी बात है कि उसका कार्यकाल भी कितने साल का रहेगा? 5 साल का रहेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह जब तक बहुमत है तब तक बना रहेगा पद पर। फिर देखते हैं हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके पास किस किस प्रकार की शक्तियाँ? तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ।
जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। उसी प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले लिखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में। नेक्स्ट लिखिए, संसद के संबंध में। आप समझ पा रहे हैं कि इसकी शक्तियों को किस प्रकार विभाजित किया गया। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में, फिर राष्ट्रपति के संबंध में, फिर संसद के संबंध में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को इन 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सी है। तो दोबारा पहली हेडिंग लगाइए, मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की, पीएम की शक्तियां। तो सबसे पहले लगाइए पहला पॉइंट, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा प्रधानमंत्री। सेकंड पॉइंट लिखिए, मंत्रियों पर नियंत्रण, मंत्रियों पर नियंत्रण कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री। मंत्रियों पर नियंत्रण पीएम द्वारा किया जाता है। थर्ड हेडिंग लगाइए, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर, अपने पद से प्रधानमंत्री त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री चाहता है कि वह कंप्लीट मंत्रिपरिषद को भंग ना करे और किसी 1-2 मंत्री को अपने पद से निकाल दे, तो वो मंत्रियों से त्याग पत्र मांग सकता है। मंत्रियों से त्याग पत्र मांग सकता है। नेक्स्ट लिखिए, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए, मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करता है। मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन करता है। नेक्स्ट लिखिए, मंत्री नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। यानी कि कौन से मंत्री को कहाँ किस डिपार्टमेंट में नियुक्त करना है, उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। किसको? राष्ट्रपति को। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की ये शक्तियां होती हैं। तो आइए सेकंड हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो यहां वापस पहला पॉइंट लगाइए और लिखिए,
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में, कड़ी खाने वाली नहीं, कड़ी जोड़ने वाली, तो पीएम मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग, राष्ट्रपति निम्नलिखित पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले पीएम से सलाह लेगा। यानी कि ये जो पद है, इन पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले वो राष्ट्रपति पीएम से सलाह लेगा। सबसे पहला पद है कैग, दूसरा पद है अटॉर्नी जनरल, तीसरा पद है यूपीएससी के मतलब अध्यक्ष का। इन पदों पर अगर प्रधानमंत्री की सिफारिश होगी तो ही किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। आइए थर्ड हेडिंग लिखिए, संसद के संबंध में पीएम की शक्तियां। संसद के संबंध में पीएम की शक्तियां। तो सबसे पहली हेडिंग लगाइए, पहला पॉइंट लिखिए अब वापस, सत्र आहूत। आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में पढ़ाया गया कि राष्ट्रपति सत्र आहूत और सत्र अवसान करता है। तो राष्ट्रपति सत्र आहूत और सत्र अवसान करेगा। राष्ट्रपति को यह परामर्श कौन देगा? तो यह परामर्श देगा प्रधानमंत्री। तो सत्र आहूत एवं सत्र अवसान करने से पहले राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को परामर्श देना या राष्ट्रपति को सलाह देना। सेकंड पॉइंट लिखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए, सरकारी नीतियों की घोषणा या फिर सरकारी नीतियों की घोषणा संसद में, सरकारी नीतियों की, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, सरकारी नीतियों की संसद में घोषणा किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। फिर लिखिए, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। फिर विदेशी नीति को मूर्त रूप देना, विदेशी नीति को मूर्त रूप कौन देता है? तो वो देता है प्रधानमंत्री। लेकिन विदेशी मामले किसके नाम से होते हैं? तो विदेशों के सभी मामले राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उन्हें मूर्त रूप कौन देता है? तो वो देता है प्रधानमंत्री। विदेशों के सभी मामले राष्ट्रपति के नाम से होंगे, जो राष्ट्रपति की आईआर यानी कि इंटरनेशनल कूटनीति शक्ति है, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आप समझ पा रहे होंगे इनका डिफरेंस। फिर नेक्स्ट लिखिए, केंद्र सरकार का संसद में प्रवक्ता कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। यहाँ आप एक चीज देख रहे होंगे, प्रत्येक लाइन से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। जैसे कि सत्र आहूत एवं सत्र अवसान कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी परामर्श या उसकी सलाह कौन देता है? तो वो देता है प्रधानमंत्री। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। विदेशी नीति को मूर्त रूप कौन देता है? तो प्रधानमंत्री। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मतलब अब राष्ट्रपति की शक्तियां तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक यहाँ पे कथन लिखिए
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एक नोट लगा के लिखिए अब लाइन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना, अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के प्रधानमंत्री के साथ की है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ की है। अब नेक्स्ट एक हेडिंग लगाइए। हमने देखो एक हेडिंग पढ़ी थी शक्तियों में राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्ति, लेकिन अब लिखिए प्रधानमंत्री, नेक्स्ट हेडिंग प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंध। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंध। तो यहां पे वापस हेडिंग के साथ पहला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 74, और इसमें आगे लिखिए राष्ट्रपति को सलाह हेतु, राष्ट्रपति को सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसकी या जिसका प्रमुख कौन होगा? मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक लाइन है जो राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख बना देता है, जो आर्टिकल 74 में लिखी हुई है। यहां तक तो ठीक है कि राष्ट्रपति को सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आगे लिखी हुई एक लाइन, एवं राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। यह लाइन राष्ट्रपति को बाध्य बना देती है कि वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंध को स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले आर्टिकल 74 की स्पष्ट करना है। फिर नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 75। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रधानमंत्री पद का जिक्र कौन से आर्टिकल में? तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भी आर्टिकल 74 में है। तो ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? तो ये बात ये रही, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। देखिए, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने राष्ट्रपति पद कौन से आर्टिकल में पढ़ा? आर्टिकल 52। लेकिन वही बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद की, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने आर्टिकल 63 में पढ़ा था। और वही बात करें हम पीएम की, तो हमने आर्टिकल 74 में पढ़ रहे हैं। यहाँ आप डिफरेंस कर पा रहे हैं कि अगर आप +11 और +11 करते हैं तो एक नीचे वाले कार्यपालिका का जस्ट नीचे वाला पद आपको मिलेगा। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति और 74 में पीएम पद का उल्लेख है। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है मंत्री, जो भी विभिन्न मंत्री है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य पद पर बने रहेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट लिखिए मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
अगर बात करें कंप्लीट मंत्रिपरिषद की, यानी कि जो संसद के 15% सदस्य है वो कंप्लीट किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वह होंगे मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी। लेकिन बात करें एक इंडिविजुअल मंत्री की, यानी कि एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो पीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात भी आर्टिकल 75 में लिखी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक मंत्री पीएम के प्रति उत्तरदायी होता है, पीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के संबंध में 3rd नंबर आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 78, जिसमें लिखिए प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई प्रत्येक जानकारी, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई प्रत्येक जानकारी उपलब्ध करवाना। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई प्रत्येक जानकारी उपलब्ध करवाना किसका कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। तो राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ संबंध में हमने 3 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने राष्ट्रपति की 3 शक्ति पढ़ी, एक मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्ति, एक राष्ट्रपति के संबंध में शक्ति एवं एक संसद के संबंध में शक्ति। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पद पर कुछ विशेष टिप्पणी, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर किसने कौन सी टिप्पणी की है। तो सबसे पहली टिप्पणी लिखी है रैमजे मियोर, रैमजे मियोर। तो रैमजे मियोर की टिप्पणी में लिखिए, राज्य के जहाज का मल्लाह, यानी कि जहाज, जिस प्रकार जहाज को मल्लाह चलाता है उसी प्रकार राज्य के जहाज का मल्लाह कौन होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए 2nd नंबर, मुनरो। मुनरो ने राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी टिप्पणी की है, सॉरी प्रधानमंत्री के संबंध में, वह है नौका का कप्तान। तीन नंबर लिखिए ग्रीयूष। तो ग्रीयूष प्रधानमंत्री के संबंध में कहता है, सरकार देश की प्रमुख होती है, सरकार देश की प्रमुख होती है एवं सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नंबर 4 लिखिए लास्की। तो लास्की ने प्रधानमंत्री के संबंध में कहा है, प्रधानमंत्री पृथ्वी के दूरी के समान देश में कार्य करता है, देश में कार्य कर, यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी की दूरी होती है उसी प्रकार राष्ट्रपति एक देश की दूरी होती है। नंबर 5 लिखिए जेनिंग्स, जो हमारी लास्ट टिप्पणी होगी। तो जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री के संबंध में कहा, यह ब्रह्मांड में सूर्य, सीधा लिखिए, यह ब्रह्मांड में सूर्य के भांति है। तो हमने एक बार वापस नजर डालते हैं हम प्रधानमंत्री के पद पे। तो प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख होता है, जिस प्रकार कार्यकारी शक्तियों का नाम मात्र प्रमुख
राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मूल संविधान में कहा गया था कि आपको प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले बहुमत साबित करना होगा, लेकिन 1990 में दिल्ली हाई कोर्ट में ये डिसीजन दिया कि पहले बहुमत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक निश्चित समय सीमा में कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वह निश्चित सीमा कितनी दी, 6 माह की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है जो प्रभुता प्लस अखंडता एवं श्रद्धा एवं निष्ठा की होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल यानी कि वो 5 वर्ष का होता है, जो किस प्रकार होता है वो हमने समझ लिया था। वहीं बात करें प्रधानमंत्री की शक्तियों की तो 3 प्रकार की शक्तियों को विभाजित किया गया है, मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में एवं संसद के संबंध में। वहीं बात करें मंत्रिपरिषद के संबंध में तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता पीएम द्वारा की जाती है। जो मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियाँ थी वह कुछ पॉइंट है वो हमने देखे थे। नेक्स्ट हमने देखे थे राष्ट्रपति के संबंध में पीएम की शक्तियाँ, फिर हमने संसद के संबंध में पीएम की शक्तियों का अध्ययन किया था। फिर हमने प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंध देखा था जिसमें हमने 3 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। फिर प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ विशेष टिप्पणियों के बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो कौन सी होती है या किस प्रकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। फिर जो मंत्रियों के उत्तरदायित्व है जो अभी हमने देखे कि एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक विधिक उत्तरदायित्व मंत्रियों का होता है या नहीं। फिर हम मंत्रियों के पदानुक्रम पढ़ेंगे कि कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री एवं फिर उपमंत्री। फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखेंगे और उसके बाद हम एक आंतरिक कैबिनेट किचन देखेंगे। बस इस प्रकार हम प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करेंगे। फिर हम शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पद की। तो जो प्रधानमंत्री का सेकंड पार्ट होगा उसकी शुरुआत करेंगे हम मंत्रियों के पदों का अनुक्रम देखेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री के साथ। तो मिलते हैं हम प्रधानमंत्री पार्ट 2 में।